नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आप नहीं जानना चाहते कि आपके जो पेशेंट हैं, जो जिस भी हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन कैसे किया जाना चाहिए? किन-किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए? मेडिकेशन एरर क्या होता है? ड्रग एडवर्स रिएक्शन क्या होता है? राइट? सो पॉलिसी कैसे बनता है? मेडिकेशन मैनेजमेंट का पॉलिसी कैसे बनता है? और एनएबीएच की गाइडलाइन क्या है? अगर आप मेरी तरह ही आप भी चाहते हैं कि इन क्वेश्चनों के आपको आंसर पता होना चाहिए, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड 7.3 वीडियो जो है वो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके लिए चैनल पर अवेलेबल होगा। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लें और उसका आंसर जो है हम आपको करेंगे। मैं राघवेंद्र सिंह सोलंकी स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल एनी मेडिकल ट्रेनिंग्स पर, जहां पर रेगुलर बेसिस पर हम आपके लिए लेके आते हैं वर्ल्ड के टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट कोर्सेज की इंफॉर्मेशन, साथ साथ में मेडिकल और हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए वो तमाम जानकारियां जो आपके जीवन काल में एज अ हेल्थ प्रोफेशनल के रूप में आपको काम आती हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हम कुछ नॉन मेडिकल सर्टिफिकेट की डिटेल भी आपके साथ में शेयर करते हैं, जैसे कि हमारा अभी माई गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा सीरीज चलता है कि उसमें जो भी व्यक्ति सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको इसमें पार्टिसिपेट करके वो भी वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं और अपना नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, शिक्षा कहीं भी शिक्षा कभी भी के साथ में एनी मेडिकल ट्रेनिंग काम कर रहा है। तो आप भी हमारे मिशन से जुड़िए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे एमओएम 7.3 के नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स के बारे में, स्टैंडर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट के बारे में, और टोटल जो ऑब्जेक्ट हैं एमओएम के वो 1 से लेकर के 11 तक हैं। 1 से 7 तक हमने 7.2 में जाना था और इस वीडियो में हम जो जानेंगे वो जानेंगे स्टैंडर्ड 8 से लेकर के 11 तक के ईच स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, उसके ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या है, उसके कमिटमेंट क्या है, राइट। सो वन बाय वन जानेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एनी मेडिकल ट्रेनिंग, शिक्षा कहीं भी कभी भी के साथ। एनएबीएच चैप्टर एमओएम और स्टैंडर्ड एमओएम 8। सो स्टैंडर्ड एमओएम 8 क्या कहता है समझते हैं। पेशेंट आर मॉनिटर्ड आफ्टर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब भी आप किसी पेशेंट को मेडिकेशन देंगे उसके बाद में पेशेंट को मॉनिटर किया जाना चाहिए। अब इस एमओएम 8 के ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या है वो जानेंगे आगे। सो एमओएम ऑब्जेक्ट एलिमेंट की बात कर लेते हैं। कमिटमेंट नंबर ए, पेशेंट मॉनिटर आफ्टर द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब भी पेशेंट को आप मेडिकेशन देंगे पेशेंट की मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए। कमिटमेंट नंबर बी की बात कर लेते हैं। मेडिकेशन आर चेंज्ड वेयर एप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन द मॉनिटरिंग। अब अगर आपने किसी पेशेंट को मॉनिटर किया और आपको लगता है कि मेडिकेशन चेंज कर देनी चाहिए तो ऑफ कोर्स आप कीजिए। कोर कमिटमेंट सी की बात कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन कैप्चर नियर मिस। ऑर्गेनाइजेशन नियर मिस को कैप्चर करेगा। अगर आपको नहीं पता है कि नियर मिस क्या होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और उस पर हम आपके लिए वीडियो अवेलेबल करवा देंगे। मेडिकेशन एरर एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सो अगेन एमओएम 8 बहुत महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड चैप्टर है एमओएम 8, क्योंकि इसमें ही हम नियर मिस को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, मेडिकेशन एरर के बारे में पता करते हैं और ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं कि अगर होता है तो हमें उसको कैसे रिपोर्ट और कहाँ रिपोर्ट करना है, राइट। कमिटमेंट नंबर डी की बात करते हैं। द नियर मिस मेडिकेशन एरर एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर रिपोर्टेड विद अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। सो जो भी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग जो मेडिकेशन एरर है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, नियर मिस है, वो उस टाइम फ्रेम के अंतर्गत ही रिपोर्ट हो जाने चाहिए, राइट। उसके बाद में कमिटमेंट नंबर ई, नियर मिस मेडिकेशन एरर एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर कलेक्टेड एंड एनालिसिस। तो जब भी इस तरीके का कोई इवेंट होगा, चाहे वो नियर मिस हो, चाहे वो मेडिकेशन एरर हो, चाहे वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो, वो डेटा को कलेक्ट किया जाना चाहिए और उस डेटा को एनालाइज किया जाना चाहिए कि और करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन क्या होंगे, फिर वो नेक्स्ट कमिटमेंट होता है। सो अगेन देखो आप कमिटमेंट नंबर एफ की बात करते हैं। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन
आर टेकन बेस्ड ऑन द एनालिसिस। आपने जो भी एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे जो भी करेक्टिव एक्शन है, जो भी प्रिवेंटिव एक्शन है, वो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। तो ये था चैप्टर नंबर 8 के ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट। अब जानेंगे चैप्टर नंबर स्टैंडर्ड नंबर 9 एमओएम का क्या होता है। एनएबीएच चैप्टर एमओएम, स्टैंडर्ड एमओएम 9। सो स्टैंडर्ड एमओएम 9 क्या कहता है? नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, रेडियो एक्टिव एजेंट्स यूज सेफली। सो जब भी आप किसी नार्कोटिक ड्रग का यूज करेंगे, जब भी आप साइकोटिक ड्रग का यूज करेंगे, जब भी आप रेडियो एक्टिव एजेंट्स का यूज करेंगे, तो वो यूज जो है वो सेफ मैनर में किया जाना चाहिए और उसको रीवेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई करके ही पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए। एमओएम 9 के ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या है वो समझते हैं आगे। सो अगेन दोस्तों हम समझते हैं एमओएम 9 ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स। कमिटमेंट नंबर ए की बात कर लेते हैं। नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोटिक psychotherapeutic substance, chemotherapeutic agents and radioactive agents are usually used safely। तो जब भी आप इन ड्रग्स को यूज करेंगे वो सेफ मैनर में किया जाना चाहिए। पहला इनका जो कमिटमेंट नंबर है। कमिटमेंट नंबर बी की बात कर लेते हैं। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोथेरापेटिक सब्सटेंस, कीमोथेरापेटिक एजेंट्स एंड रेडियोएक्टिव एजेंट्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द एप्रोप्रिएट केयर गिवर्स। तो ये मेडिकेशन जो है वो एप्रोप्रिएट जो केयर गिवर्स हैं उन्हीं के थ्रू प्रिस्क्राइब किए जाने चाहिए, एप्रोप्रिएट मैनर के अंतर्गत, राइट। कमिटमेंट नंबर सी की बात कर लेते हैं। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोथेरापेटिक सब्सटेंस, कीमोथेरापेटिक एजेंट्स एंड रेडियो एक्टिव एजेंट्स ड्रग आर स्टोर्ड सिक्योरली। सो जब भी आप, अगेन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब भी आप ऐसी किसी भी ड्रग्स का यूज कर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत यूज में ले रहे हैं, तो वो सेफ एंड सिक्योर हो, राइट। कीमोथेरेपी एंड रेडियो एक्टिव एजेंट्स आर prepared properly and safely and administered by the qualified person। So again दोस्तों, कीमोथेरेपी जो जब हम डाइल्यूशन की बात करते हैं, कीमोथेरेपी ड्रग प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो उसके लिए काफी स्किल का नीड होता है, उसके लिए काफी टेक्निक का नीड होता है। तो जो जो भी व्यक्ति उस डाइल्यूशन को करेगा, जो भी व्यक्ति उस ड्रग को प्रिपेयर करेगा, वो क्वालिफाइड होना चाहिए पहला। दूसरा स्किलफुल होना चाहिए, राइट। तो वही व्यक्ति उस पूरे के पूरे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को हैंडल करेगा। कमिटमेंट नंबर ई की बात कर लेते हैं। अ प्रॉपर रिकॉर्ड इज केप्ट ऑफ द यूजेस। कब जो भी ड्रग आप यूज में ले रहे हो उनका प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड मेंशन होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्पोजेबल ऑफ द नार्कोटिक ड्रग्स। सो कैसे, किस तरीके से ड्रग का आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं, किस तरीके से उन ड्रग्स को डिस्पोज कर रहे हैं। एंड साइकोथेरेपेटिक सब्सटेंस, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स एंड रेडियोएक्टिव एजेंट्स का ये बहुत मैटर करता है, राइट। वो चीजें सारी की सारी रिकॉर्ड में होनी चाहिए। आपने कौन सी ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया, कौन से मेडिकेशन का डिस्कार्डेशन किया, किस तरीके से किया, किस टाइम फ्रेम पे किया, किसकी परमिशन के साथ में किया। तो ये सारी की सारी चीजें एमओएम 9 के अंतर्गत आती हैं। मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन स्टैंडर्ड नंबर 9 के अंतर्गत में आती है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। एनएबीए चैप्टर एमओएम, यानी स्टैंडर्ड एमओएम 10 की बात करते हैं। सो स्टैंडर्ड एमओएम 10 क्या कहता है, समझते हैं इसको। इम्प्लीमेंटेबल प्रोस्थेसिस एंड मेडिकल डिवाइस केयर यूज इन अकॉर्डेंस विद द लोड डाउन क्राइटेरिया। तो जब भी आप प्रोस्थेसिस ऑर्गन का इम्प्लांटेशन करेंगे, जब भी आप किसी मेडिकल डिवाइस सेवर का यूज करेंगे, तो वो अकॉर्डेंस होना चाहिए लाल डाउन क्राइटेरिया के अंतर्गत। अब वो क्राइटेरिया क्या है, उसके इस स्टैंडर्ड एमओएम 10 के ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या है वो जानेंगे आगे। स्टैंडर्ड एमओएम 10 ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स को समझते हैं। कमिटमेंट नंबर ए, यूजेस ऑफ द implantable prosthesis and medical devices is guided by the scientific criteria for each items and national international recognized guidelines approved for such specific items। so अगर आप इस किसी भी इस तरीके का कोई भी इम्प्लांटेशन कर रहे हैं, कोई भी मेडिकल डिवाइस का इम्प्लांटेशन कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत, तो पहला तो ये कि वो साइंटिफिक जो गाइडलाइन है, जो क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करना चाहिए। दूसरी जो चीज है दोस्तों वो ये है कि नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड जो गाइडलाइन है
उनको और जिस तरीके से जो अप्रूवल प्रोसेस है उसको भी फॉलो करना चाहिए। कमिटमेंट नंबर बी की बात करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लांट्स अ मैकेनिज्म फॉर द यूजेस ऑफ द इम्प्लांटेबल प्रोस्थेसिस और मेडिकल डिवाइसेस। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी मेडिकल प्रोस्थेसिस का इम्प्लांट करेगी या किसी मेडिकल डिवाइसेस का इम्प्लांटेशन करेगी, तो उसके पास में उस चीज का मैकेनिज्म होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए, एक एसओपी होना चाहिए। एसओपी क्या होता है, तो उसके बारे में जानकारी नहीं है तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम उसके लिए आपके लिए वीडियो अवेलेबल करवा देंगे। सो कमिटमेंट नंबर सी की बात करते हैं। पेशेंट एंड ही his or her family are counseled for the uses of the implantable prosthesis and medical devices or including precautions if any. So अगेन अगर आप कोई भी प्रोसीजर करते हैं किसी भी पेशेंट के साथ में, तो उसका कंसेंट फॉर्म तो लेते ही लेते हैं, साथ साथ में पेशेंट फैमिली को भी आपको काउंसिल करना पड़ता है कि उसके डूज एंड डोंट समझाने पड़ते हैं। आप अगर कोई फैमिली नहीं समझ रही तो आपको उसका महत्व तो समझाना पड़ता है, इंपॉर्टेंस समझाना पड़ता है कि ये प्रोसीजर किसी भी पेशेंट के लिए क्यों जरूरी है, राइट। सो अगेन इस केसेस में भी अगर आप कोई भी इस तरीके का प्रोसीजर करने जा रहे हैं, इम्प्लांटेशन करने जा रहे हैं, तो पेशेंट को काउंसिल कीजिए, उसके इम्पोर्टेंस समझाइए, और अगर जरूरी है तो उसके डूज एंड डोंट भी पेशेंट के साथ में शेयर कीजिए। कमिटमेंट नंबर डी की बात करते हैं। द बैच एंड द सीरियल नंबर ऑफ द इम्प्लांटेबल प्रोस्थेसिस एंड मेडिकल डिवाइस आर रिकॉर्डेड इन द पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स। जब भी आप कोई भी मेडिकल इम्प्लांटेशन करेंगे, मेडिकल डिवाइस का इम्प्लांटेशन करेंगे, कोई भी प्रोस्थेसिस का इम्प्लांटेशन करेंगे, तो उनका सीरियल नंबर पेशेंट के हेल्थ रिकॉर्ड में मेंशन होना चाहिए। द मास्टर लॉग बुक एंड द डिस्चार्ज समरी, और मास्टर लॉग बुक के अंदर भी मेंशन होना चाहिए और डिस्चार्ज समरी के अंतर्गत भी वो चीज मेंशन होनी चाहिए। अचीवमेंट की बात कर लेते हैं। रिकॉल ऑफ द इम्प्लांटेबल प्रोस्थेसिस एंड मेडिकल डिवाइसेस आर हैंडल इफेक्टिवली। सो अचीवमेंट इतना ही है कि जब भी हम कोई भी इस तरीके का मेडिकल प्रोस्थेसिस का इम्प्लांट करें, मेडिकल डिवाइस का इम्प्लांट करें, तो वो चीज क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए विद डॉक्यूमेंट के साथ, राइट। एनएबीए चैप्टर 11 स्टैंडर्ड एमओएम 11 क्या है उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। मेडिकल सप्लाई एंड कंज्यूमेबल्स आर स्टोर्ड एप्रोप्रिएटली एंड आर अवेलेबल वेयर रिक्वायर। सो अगेन इनका कहना यही है कि चाहे जो भी मेडिकल सप्लाईज है और वो जो कंज्यूमेबल्स हैं वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, और जब भी उनका जरूरत हो तो उनको यूज किया जाना चाहिए। आप एमओएम 11 के ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या है वो जानेंगे आगे। सो एमओएम 11 के ऑब्जेक्ट एलिमेंट को समझते हैं। कमिटमेंट नंबर ए की बात करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन एडहियर टू द डिफाइंड प्रोसेस फॉर द एक्विजिशन ऑफ द मेडिकल सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास में ये प्रोसेस और ये एडहेरेंस होना चाहिए कि वो किस तरीके से मेडिकल सप्लाईज और कंज्यूमेबल को का एक्विजिशन करे, राइट। कमिटमेंट नंबर बी की बात करते हैं। मेडिकल सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स आर यूज्ड इन अ सेम मैनर और वेयर एप्रोप्रिएट। कंज्यूमेबल्स और सप्लाई जब भी यूज करें, जहां भी यूज करें, वो सेम मैनर में किया जाना चाहिए और वो एप्रोप्रिएट तरीके से किया जाना चाहिए। कमिटमेंट नंबर सी की बात करते हैं। मेडिकल सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स आर स्टोर्ड इन अ क्लीन, safe, secure environment and the incorporating the manufacturer's recommendation। So again जब भी आप किसी मेडिकल डिवाइस या कंज्यूमेबल्स को स्टोर करेंगे, तो वो इस एरिया में करें जहाँ पे वो क्लीन हो, सेफ हो, सिक्योर हो, जिसका एनवायरमेंट सिक्योर हो, और जो मैन्युफैक्चरर का गाइडलाइन है उसको वो फॉलो करता हो, राइट। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना होगा। कंज्यूमेबल डी की बात करते हैं। साउंड इन्वेंट्री कंट्रोल प्रैक्टिसेस गाइड स्टोर ऑफ द मेडिकल सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स। सो अगेन इन्वेंट्री किस तरीके से मैनेज करनी है ये आपको पता होना चाहिए, और उनको जो स्टोर सप्लाईज है वो क्या है, कैसे है, कौन सा कंज्यूमेबल्स है, कहाँ रखा है, कितना तो इन्वेंट्री का आपको जानकारी होना चाहिए। कमिटमेंट नंबर ई की बात करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन अ मैकेनिज्म इन प्लेस टू वेरीफाई द कंडीशंस ऑफ द मेडिकल सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स। सो अगेन इनका वही कहना है कि एक मैकेनिज्म होनी चाहिए जो वेरीफाई कर सके कि हमारी जो मेडिकल सप्लाईज है, जो कंज्यूमेबल्स है, वो क्या है, कैसे है और क्यों है, राइट।
मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो जो है हमारा पसंद आया होगा, और क्योंकि हमने हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाने की कोशिश किया पेशेंसफुली। अगर आपको हमारा वीडियो एमओएम चैप स्टैंडर्ड 8 से लेकर के 11 तक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और अगर हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पे शिक्षा कहीं भी, कभी भी के साथ में मिशन के साथ में काम कर रहे हैं, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो एक एजुकेशन, वो क्वालिटी एजुकेशन आपको दे रहे हैं जो आपके हेल्थ केयर कैरियर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद है तो कमेंट शेयर करना ना भूलें। आप अपना प्यार बनाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हमारे वीडियो को शेयर करें। नॉलेज शेयर करने से आपका ही नॉलेज बढ़ता है, हम सबका नॉलेज बढ़ता है, तो वीडियो को शेयर किया जाना चाहिए। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो क्या चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं, उस पे हम आपके लिए डेफ़िनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों।